हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि अपना नया साल स्टार्ट हो चुका है तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 और 4 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करते हुए हम आगे बढ़े और बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हमने हर कंसेप्ट को वहां पर अच्छे से सीखा। और अगर एनसीईआरटी यहाँ पर है तो एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर ही हम चल रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए और मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे। हालांकि मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दूंगा ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5। तो ये लिख दिया मैंने, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 5। तो आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी में 4.2 वाला आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हालांकि पिछले लेक्चर्स में हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में बेसिक बातें जानी हुई है, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली। आज इसी आयोनिक बॉन्ड यानी इसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम कवर कर लेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस ताकि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए और नीट 2025 के लिए अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। अब देखो, जो हमने पिछले लेक्चर्स में आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो क्या तुम जानते हो क्या यार कि आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है कि नहीं बनता? यस सर। एक मेटल ले लो, एक नॉन मेटल ले लो, उनके बीच में बॉन्ड जो दिख गया वो अपना आयोनिक बॉन्ड है। यस सर। जो मेटल होता था वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था और जो नॉन मेटल होता था वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है ना वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। ठीक है, ये कोई नई बातें नहीं है, ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में सीखी हुई है। ठीक है, अब देखो, तो जो मेटल होता था वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था और कैटायन बन जाता था। ठीक है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनायन बन जाता है। तो एक ही खोपड़ी में प्लस चार्ज कैटायन, एक ही खोपड़ी में माइनस चार्ज एनायन। तो एक ही खोपड़ी में प्लस और एक ही खोपड़ी में माइनस, मतलब अपोजिट चार्ज है ना। तो जहां जहां तेरे को अपोजिट चार्ज दिख जाए तो बोल देना यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लग रहा है तभी तो मैं आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी तो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आयोनिक बॉन्ड को अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ले रखा है सर, NaCl। ठीक है, तुमको ये पता है ना भाई जो सोडियम है वो तेरा मेटल है कि नहीं है? भाई अल्कली मेटल है ना सोडियम, तो सोडियम तेरा मेटल। यस सर। क्लोरीन तेरा नॉन मेटल, हैलोजेंस अपने नॉन मेटल ही तो होते हैं। ठीक है, तो एक मेटल और एक नॉन मेटल, कॉमन सेंस की बात लगा यार, बीच में जो बॉन्ड होगा कौन सा होगा सर? आयोनिक बॉन्ड ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आयोनिक बॉन्ड बनाता हूँ इनके बीच में। ठीक है, ध्यान से देख, ये लिखा मैंने सोडियम। यस सर। एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 11 होता है, लिख दिया मैंने 11। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं सर, 1s2 2s2 2p6 3s1। यस सर। फिर मैंने लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, इतना आपको पता है, इत पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और मैंने आपको एक चीज बता रखी है यार कि जो अपने नोबल गैसेस होते हैं ना वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। नोबल गैसेस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब तुम कॉमन सेंस से एक बात सोचो, ये जो तेरे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिख रही है ना यहां तक, ये अपनी किसकी है पता? ये तेरे को किसकी दिखेगी पता? नियोन की, मतलब नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये। नियोन अपना नोबल गैस होता है। ठीक है, और अगर ये तेरा जो 3p5 लिखा हुआ है ना, अगर ये 3p6 होता, अगर ये 3p6 होता तो ये तेरा हो जाता आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आर्गन भी अपना क्या होता है? नोबल गैस होता है। मतलब हर कोई चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है कि हम भी क्या बन जाए? स्टेबल बन जाए। हम खुद चाहते हैं यार स्टेबल बनने की, तो एलिमेंट्स तो चाहेंगे ही सही। तो एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि हम नोबल गैस की तरह क्या बन जाए? स्टेबल बन जाए। ठीक है, तो तुम अगर कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है ये स्टेबल कैसे बन सकता है? अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका ये लॉस कर देगा तो ये कहीं ना कहीं नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा और ये स्टेबल बन जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो
जो सोडियम है अपना, यानी जो मेटल है अपना, उसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है सर। और वहीं अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, वहीं अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, तो यहाँ पर 3p5 की जगह में 3p6 जब होगा तब जाके ये स्टेबल होगा, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको बातें समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, तो जो मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था मेटल ने, उसको किसने गेन कर दिया सर? नॉन मेटल ने गेन कर दिया। इसी को तो बोलते हैं अपन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हुआ क्या? अब तेरा जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6 हो गई। अब मैं इसको क्या बोलूंगा सर? Na+ बोलूंगा, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो Na+ बोलूंगा। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया। यस सर। वहीं अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर Cl-। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। तो अब अपना मेटल भी स्टेबल हो चुका है और नॉन मेटल भी क्या हो चुका है सर? स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ पर ये स्टेबल कैसे हुए भाई? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। यस सर। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। यस सर। आयोनिक बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, इसलिए अपना क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ये बात हमने लेक्चर नंबर 1 में देखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बातें हमको समझ में आ गई, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमको यहाँ पर समझ में आ गया। और ये बातें हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, कोई नई बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे। आगे बात करते हैं अपन MgCl2 की। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपको लिखा के नहीं करा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर करा देता हूँ। देख, ये मैंने लिखा सर Mg अपना मेटल है। यस सर। दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन मैंने ये लिख दिया और एक क्लोरीन मैंने ये लिख दिया। यस सर। ठीक है, जो तेरा मैग्नीशियम है ना, वो तेरा सेकंड ग्रुप में आता है। अब कॉमन सेंस की बात है यार, भैया मैंने तुमको बता रखा है कि सेकंड ग्रुप में अगर होगा तो इसके वैलेंस सेल में, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 2 होंगे। तो इसके पास मैंने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। यस सर। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, तो क्लोरीन तो अपना हेलोजन है, यानी वो अपना 17th ग्रुप में आता है, यानी उसके पास वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर मैं इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, 4 5 6 और ये 7। सिमिलरली मैं इसके भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब देख ये स्टेबल कैसे होगा? जिस दिन ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ठीक है, मतलब अभी इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है सर। तो यहां पर क्या हुआ? मैग्नीशियम ने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास कितने हो गए? अब 8 हो गए। ये खुश हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया भाई साहब। ठीक है, सिमिलरली इस वाले क्लोरीन को भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो मैग्नीशियम ने क्या किया? अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया भाई साहब। ठीक है, अब इसके पास 7 थे, अब इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, और यहां पर अगर तू मैग्नीशियम की बात करो तो वो भी स्टेबल हो गया भाई, वो भी स्टेबल हो गया। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 12 हो गया, सॉरी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो हमने यहाँ पर बना रखे हैं, वो यही तो थे। ठीक है, अब ये इसने कहीं ना कहीं लॉस कर दिया ना, ये इसने लॉस कर दिया, एक इसने इस वाले क्लोरीन को दे दिया और एक इसने इस वाले क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ ना, ये वाला मिटा देता हूँ। तो भाई अब जो इसके पास बचा, ये तो कहीं ना कहीं नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी ये क्या हो चुका है सर? स्टेबल हो चुका है। तो देख यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर तीनों के तीनों सारे के सारे यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे क्या हो चुके हैं? स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं हुई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हालांकि ये बातें हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आगे बात करते हैं अपन। अब यहाँ पर हम जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी का जब वर्ल्ड टू वर्ल्ड देखेंगे ना, तो वहां पर तुमको 2 शब्द दिखेंगे, 2 टर्म्स दिखेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हालांकि ये बिल्कुल डिटेल में हमने एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में समझा हुआ है, पर कोई बात नहीं यार, वापस से एक बार कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा अपना, और आगे का जो भी पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हुआ? ठीक है,
तो यहां पर होता क्या है ना, तेरे को एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है। क्या लेना है सर? आइसोलेटेड मतलब अकेला, मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, अकेला एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम तेरे को लेना है। यहां पर मैंने ले लिया सोडियम का, ठीक है सर। अब इसको क्या करना है मेरे को, इसमें से ना तेरे को इलेक्ट्रॉन को क्या करना है सर, निकालना है। इसमें से तेरे को इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो जब तू इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, तो तेरे को एनर्जी लगानी पड़ेगी, तेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर तेरे को यहां से ये सोडियम का आइसोलेटेड गैसेस आइटम है, इसमें से अगर तेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसको में तेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जो एनर्जी तू देता है, जो एनर्जी तू लगाता है ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं सर, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोल रहे हैं, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब जब तेरे को इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं ना, तो एनर्जी तेरे को देनी ही पड़ेगी, एनर्जी तेरे को देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वही बात मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उसे ही अपन आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। बात क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देख, यहां पर मैंने सोडियम का आइसोलेटेड गैसेस एटम ले लिया, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिख लेता हूं, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो एक इलेक्ट्रॉन जब तू निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, तो अब ये क्या बन जाएगा सर, Na+ बन जाएगा। यस सर। तो ये जो 3s की खोपड़ी में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो अब हट गया, वो निकल गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो चुकी है। और सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये तो अपनी नियॉन की भी होती है, और नियॉन अपना नोबल गैस है, यानी वो इतना स्टेबल होता है। तो ये जो Na+ है ना, ये क्या बन चुका है सर, स्टेबल बन चुका है, ठीक है। ये क्या बन चुका है, स्टेबल बन चुका है। अब ध्यान से देख, ये जो तूने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला ना किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से, ठीक है, तो ये जो तूने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने तुझे बताया था एनर्जी तेरे को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो तूने एनर्जी दी होगी ना, उसी एनर्जी को तू बोलेगा सर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पर जो एनर्जी तूने लगाई, उसको क्या बोलेगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और यहाँ पर ध्यान से देख, तूने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तूने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है आइसोलेटेड गैसेस एटम से, तो इसको तू बोलेगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट। अब तूने मान लो जो तेरे पास Na+ बना है, उसमें से भी तू चाहे कि यहां से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहां से भी मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, तो चल निकाल लेते हैं। अगर तूने यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब ये क्या बन गया सर, Na+2 बन गया, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या हो गई सर, 1s2 2s2 2p5 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो तूने दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन निकाला है, अब तू इसको बोलेगा सर आयोनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड, ठीक है। तो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड। बात क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर कंसेप्चुअली देखते हैं। तुम इसको देखो, जो सोडियम था, आइसोलेटेड गैसेस एटम था सोडियम का, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। और अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो इतनी बच जाती है, ये बच गई देख। तो ये स्टेबल हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये स्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो ये जो सोडियम का आइसोलेटेड गैसेस एटम था, वो चाहता था ना स्टेबल होना। कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम क्या हो जाए सर, स्टेबल हो जाए। तो इसको पता है सर, सोडियम के एटम को पता है कि अगर मेरे से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाता ना, मैं लूज कर देता, तो मैं कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला और ये स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ पर ये चाहता ही था यार कि मेरा इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो यहाँ पर तुमने हल्की सी एनर्जी दी, तुमने हल्की सी आयोनाइजेशन एनर्जी दी, और इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये स्टेबल बन गया। तो यहाँ पर जो तेरी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी बहुत कम होगी ना, क्योंकि तेरे को बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्टेबल बन रहा है, ठीक है। क्योंकि वो चाहता ही था कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा निकल जाए ताकि मैं स्टेबल बन जाऊं। तो यहाँ पर तुमने हल्की सी एनर्जी दी, हल्की सी आयोनाइजेशन एनर्जी दी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और यहाँ पर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास Na+ बन चुका है, ठीक है। अब देख, अब ये क्या हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन हो चुकी है इसकी, Na+ की, ठीक है। अब तुम चाहो कि यहां से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो तुम कॉमन सेंस की बात सोचो यार, कोई अगर स्टेबल है तो क्या वो अनस्टेबल होना चाहेगा क्या? नहीं सर। कोई अगर स्टेबल है
तो वो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा और ना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। और यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन हम वापस से इसमें से लॉस करेंगे, तो भाई अगर तुम किसी स्टेबल चीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पर तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी यार, क्योंकि ये स्टेबल है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा ये, क्योंकि ये चाहेगा कि मैं स्टेबल ही रहूं। ठीक है, पर तुमने जबरदस्ती बोल दिया कि यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ही सही, तो यहाँ पर तुम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी ये तेरी बहुत ज्यादा आने वाली है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि तू एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो यहाँ पर इनको रटाना नहीं है, बिल्कुल हमको कंसेप्चुअली ये बातें समझनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हमने बिल्कुल इन चीजों को अच्छे से काउंटर किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 होती है वो ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से, और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। हमेशा ऐसा चलता है, हमेशा ऐसा ही होता है। जितने ज्यादा नंबर का तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मतलब जितनी ज्यादा तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 3 होगी तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ज्यादा होगी। जितने ज्यादा नंबर का तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे वहां पर तेरे को उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, दूसरी बात, जो हम बात कर रहे हैं ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो इसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं डेल्टा एच आई। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है सर। यहां पर हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला है ना, और एनर्जी क्या हुई, लगानी पड़ी। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर एंट्री ऑफ एनर्जी एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंट्री ऑफ एनर्जी एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एनर्जी हमको लगानी पड़ी, एनर्जी की एंट्री हुई ना, तो एंट्री, एंट्री मतलब ई एन, तो ई एन को बोलेंगे पर एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होगी, जब एनर्जी हमको लगानी पड़ती है। ठीक है, तो एंट्री ऑफ एनर्जी यहां पर हुई, मैंने बोल दिया सर एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर एंडोथर्मिक है तो यहां पर जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर, पॉजिटिव आएगी। इसलिए तुम देखते हो कभी भी तुमको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में देखने को मिलेगी, क्योंकि जब हम एनर्जी लगाते हैं ना, एनर्जी जब देते हैं ना सिस्टम को, तो वो वैल्यू पॉजिटिव में आती है। ठीक है, और अगर मैं एनर्जी को रिलीज करता, एनर्जी अगर रिलीज हो रही होती, जो हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, तो एनर्जी अगर रिलीज होगी तो एनर्जी की वैल्यू वहां पर क्या आएगी सर, नेगेटिव हमको लिखनी पड़ती है। नेगेटिव साइन इतना बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव साइन इतना बताता है कि एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर तेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जैसे Na पॉजिटिव के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, तो वहां पर तेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाली है, क्योंकि अगर तेरे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और यहां से तू चाहे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, तो भाई वो थोड़ी चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा निकल जाए और मैं अनस्टेबल बन जाऊं, क्योंकि वो स्टेबल ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर तुम अगर जबरदस्ती, बिल्कुल तुमने जबरदस्ती कर ली कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल के ही रहूंगा, तो तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। मतलब अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाली है। इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, बाकी अगर इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हमने बिल्कुल इन चीजों को डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ, ताकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पर जब ये टर्म्स यूज में आएंगे तो आपको वहां पर कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अगर मैं आपको समरी बताऊं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और जब जब अपन इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब तब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव, यस सर, मतलब एंट्री ऑफ एनर्जी, यस सर, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर। ठीक है, तो ये बातें आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे थे तो वहां पर हम आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। अब यहाँ पर तुमको कॉमन सेंस की बात लगाओ, खुद नाम पे ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है अब। ठीक है, ऊपर वाले केस में हम क्या कर रहे थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है सर, अब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्या होगी सर, एनर्जी होगी। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ये दोनों अपोजिट चलता है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं। तो ये डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है उसी को मैं क्या बोलता हूँ सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलता हूँ। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच ई जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई बात कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं। आइसोलेटेड गैसेस एटम है, यस सर, इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करना है, और इलेक्ट्रॉन जब मैं ऐड करूंगा तो एनर्जी कुछ रिलीज होने वाली है, उस जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल कराऊं। यहां पर मैंने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन अपना हेलोजन है, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, यस सर। इसकी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो यहाँ पर तुम कॉमन सेंस की बात सोचो कि यहाँ पर अगर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला खेल लगाना है ना, तो मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका ऐड करना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जो ये 3p5 है ये क्या हो जाएगा सर, 3p6 हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये देख स्टेबल हो चुका है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, ये किसकी है सर, नोबल गैस की है, किसकी, आर्गन की। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो चुका है। क्लोरीन यानी जो हेलोजन था उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और वो कहीं ना कहीं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर चुका है। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हमको इतना बात पता लग गया कि जो हेलोजन्स होते हैं ना उनके पास हाईएस्ट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। उनके पास क्या होती है सर, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, उनके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लोरीन था पहले क्या था, ये 3p5 था। ठीक है, इसको भी पता था कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, स्टेबल बन जाऊंगा। तो यहाँ पर ये चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं। तो जब भाई यहाँ पर ये स्टेबल बनेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जो हेलोजन्स होते हैं ना उनके पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई वो बहुत ज्यादा रिलीज होगी, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान से देखो यार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब हम एनर्जी देते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या आने वाली है सर, नेगेटिव आने वाली है। क्या आने वाली है सर, नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये हमेशा क्या आएगी सर, नेगेटिव आएगी। इसलिए तुम हर जगह एनसीईआरटी में भी देखोगे तो लिखा रहता है सर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जनरली ये क्या होती है सर, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, एक्सो मतलब एग्जिट। ठीक है, इंडो मतलब एंट्री। अगर एंट्री ऑफ एनर्जी होगा, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में हो रहा था, तो वहां पर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, मतलब एंट्री ऑफ एनर्जी मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पर जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको, एग्जिट ऑफ एनर्जी होगा तो मैं बोल दूंगा सर एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ये जो एनर्जी है ये अपोजिट चलते रहते हैं। ठीक है, फिर यहां पर एक और बात अपने को ध्यान रखनी है कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है सर जनरली, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ये जनरली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब क्या ये इंडोथर्मिक भी हो सकता है क्या, मतलब क्या यहाँ पर एनर्जी हमको देनी भी पड़ सकती है क्या, क्या हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में एनर्जी देनी भी पड़ सकती है क्या? एक केस लेते हैं अपन, ठीक है, जैसे मेरे पास मान ले नियोन है। क्या है सर, नियोन है। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 होगा। तो ये पहले से स्टेबल है भाई, ये पहले से स्टेबल है। और तुम अगर चाहो कि यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता हूँ, तो अगर मैं चाहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ, तो भाई जो पहले से स्टेबल है क्या वो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर ले अपन? तो वो अनस्टेबल होना चाहेगा क्या? नहीं सर, कोई अगर स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहना चाहेगा, वो अनस्टेबल होना थोड़ी चाहेगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तुम अगर करा रहे हो एक इलेक्ट्रॉन ऐड, तो वो चाहता ही नहीं है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है।
क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है। तो यहाँ पर भाई हमको अगर जबरदस्ती करनी है ना, तो हमको यहाँ पर बोलना पड़ेगा प्लीज एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, हम खुद से अपनी एनर्जी लगा के दे देंगे तुमको, हम अपनी मेहनत खुद से कर रहे हैं, पर तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अब यहाँ पर केस बदल गया, यहाँ पर हमको खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर मजबूरी कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उसको कि तुम भाई पहले से स्टेबल हो, पर तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, तुम अनस्टेबल हो जाओ, हम खुद अपनी एनर्जी लगा के दे देंगे तुमको। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, पॉजिटिव होगी। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी सर, यहाँ पर रिएक्शन होगी इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एंट्री ऑफ एनर्जी हो रही है, यहाँ पर एंट्री ऑफ एनर्जी हो रही है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक ही होता है, एनर्जी रिलीज ही होती है। परंतु जिस दिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी और वहां पर तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे, वहां पर केस बदल जाएगा, वहां पर खेल बदल जाएगा, वहां पर रिएक्शन क्या होगी सर, इंडोथर्मिक होगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया इंडोथर्मिक फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब जिसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वहां पर क्या होने वाला है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाला है, एंट्री ऑफ एनर्जी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी इनकी पॉजिटिव आएगी। और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही चलती है तो एनर्जी रिलीज ही होती है, तो वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव ही आती है। इसलिए तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पर पाओगे कि हमेशा लिखा हुआ है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव का मतलब बस इतना बताता है कि एनर्जी यहाँ पर निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तुमको एक शब्द के ऊपर कंफ्यूजन होता होगा, एक तो अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक होता है अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देख, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक ही बात है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, बस यहाँ पर फर्क क्या होता है, यहाँ पर फर्क होता है साइन का। ठीक है, यहाँ पर फर्क होता है साइन का। ये बातें आपको और क्लियरिफाई करनी है तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में लेक्चर में करा रखी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिवीजन करने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको पुरानी बातें यहाँ पर रिवाइज हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन, तो अब आते हैं अपना इस टॉपिक में, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड हमको पता लग गया कि आयोनिक बॉन्ड सर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। यस सर। सर आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। यस सर, क्योंकि सर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है कैटायन और एनायन के बीच में। यस सर, जो सर मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। यस सर, जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्या। यस सर, मतलब यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है क्या। यस सर, ये बातें हमने ऑलरेडी देखी हुई है और दो एग्जांपल हमने ऊपर करे हुए हैं NaCl और MgCl2 के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो कॉमन सेंस यहां पर लगा, कॉमन सेंस की लगा, जैसे तेरे पास NaCl है तो Na तेरा मेटल और Cl तेरा नॉन मेटल। ठीक है, तो यहां से तेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये क्या बन जाएगा सर, Na+ बन जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको कौन गेन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा, तो क्लोरीन तेरा क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो तेरा मेटल है ना वो कैटायन बनता है और जो तेरा नॉन मेटल है ना वो तेरा एनायन बनता है। ठीक है, तो यहां पर देख एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो आयोनिक बॉन्ड आसानी से बन जाए, हम चाहते हैं आयोनिक बॉन्ड आसानी से बन जाए। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड अगर आसानी से बन जाए ना तो इसके लिए ना कैटायन और एनायन भी तो आसानी से बनने चाहिए। ठीक है, कैटायन और एनायन भी तो आसानी से बनने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन, कैटायन आसानी से कैसे बनेगा, कैटायन आसानी से कैसे बनेगा। ठीक है, तो देख ये है अपना कैटायन वाला केस। ठीक है, तो कैटायन आसानी से कैसे बन रहा है, जब तेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाए। जब तेरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए मतलब हम बहुत कम एनर्जी दें और इलेक्ट्रॉन तेरा अगर निकल जाए तभी तो तेरा कैटायन आसानी से बनेगा। कॉमन सेंस की बात है यार, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए सर, सबसे कम होनी चाहिए। मतलब तूने हल्की सी आयोनाइजेशन एनर्जी दी और तेरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी तो ये कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि कैटायन तेरा आसानी से बन गया। ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखना है यार, बिल्कुल आसान से। अगर तुम इसको रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो सकती है, भूल सकते हो। इसको बिल्कुल सोचना है कहानी की तरह यार, इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो मेटल है वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। और कैटायन आसानी से कब बनेगा यार, कैटायन आसानी से कब बनेगा, जब तेरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। और इलेक्ट्रॉन आसानी से कब निकलता है, कॉमन सेंस की बात सोच यार, जब तूने हल्की सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। मतलब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो कैटायन बनने के लिए, कैटायन आसानी से बनने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी सबसे कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है,
दूसरी बात आई अपनी कि एनायन अपना आसानी से कब बनेगा। एनायन आसानी से कब बनेगा, कॉमन सेंस की बात सोच। तेरे पास नॉन मेटल क्लोरीन है, ठीक है, यहां पर तूने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तब जाके तेरा एनायन बना है। तो यहां पर जो तूने इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, उसमें से जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी जब जितनी ज्यादा बाहर निकलेगी ना, जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतना अच्छा है भाई, उतना ज्यादा यहाँ पर फायदा है। जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, तो एनर्जी ज्यादा बाहर निकलने वाली है, मतलब सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, तब अपना एनायन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बस तुम इतना ध्यान रख सकते हो कि कैटायन आसानी से कब बनेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होनी चाहिए, और एनायन आसानी से कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जो सोडियम है अपना, वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है कि नहीं है सर? यस सर। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, वो हैलोजन है, क्या उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती? होती है सर। ये बात हमने ऊपर भी देख ली, यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन में ना एक इलेक्ट्रॉन जब तुम ऐड करोगे तो यहाँ पर वो स्टेबल बन रहा है सर, मतलब वो खुद चाहता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी वो रिलीज करेगा, मतलब यहाँ पर खुश हो जाएगा, वो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, मतलब ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। कैटायन आसानी से कब बनेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और एनायन आसानी से कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो मान लो अब मैंने कैटायन भी बना दिया सर, मैंने एनायन भी बना दिया, अब एक ही खोपड़ी में पॉजिटिव, एक ही खोपड़ी में नेगेटिव, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। और यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड, इसी बॉन्ड को बोलते हैं अपन आयोनिक बॉन्ड। ये बन गया तेरा आयोनिक बॉन्ड। तो जब यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, तो अब ये बन जाएगा सर सॉलिड। तो जो NaCl तेरा बना है ना, वो क्या होता है सर? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये जो पूरा कंपाउंड बन गया ना तेरा NaCl, वो तेरा बन गया सॉलिड स्ट्रक्चर, वो होता है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन, अब ध्यान से देख, ये तेरा Na+ है कैटायन, और ये तेरा Cl- आयन है। ठीक है, और यहां से तू अगर एक मोल क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है, यहां से तू अगर एक मोल क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तेरे को इनके बीच में क्या बनाना पड़ेगा, आयोनिक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी तो तेरा क्या बनेगा सर, NaCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड बनाना अच्छी बात है क्या? यस सर, बॉन्ड बनाना अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एनर्जी रिलीज होगी क्या, एनर्जी रिलीज होगी क्या? यस सर, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, लैटिस एनर्जी यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। Na पॉजिटिव है कैटायन, यस सर, और Cl- एनायन है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लगेगा, आयोनिक बॉन्ड इन्होंने बना दिया, ये सर NaCl बन गया। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी ना, जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, अब देख, तो यहाँ पर तीन कंडीशन मैंने लिखी हुई है, तीन कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तीन कंडीशन क्या है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, ये बात हमने यहाँ पर देख ली सर, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होनी चाहिए, ये बात हमने देख ली सर। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है उतना अच्छी बात है यार, उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी क्या होती है, समझ में आ गई ना बात? अभी बिल्कुल डिटेल में हम आगे जाके बात करेंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब कॉमन सेंस की बात एक सोचो तुम, कॉमन सेंस की बात एक चीज सोचो कि ये जो लैटिस एनर्जी है ना, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी सर, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है सर, नेगेटिव आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। आगे बात करते हैं अपन अब, आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ये एनसीईआरटी का, इसको रीडिंग कर लेना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये बात हमने देख ली। द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द सॉलिड, दैट इज द लैटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, बाकी ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप रीडिंग कर लेना, इसका वर्ड टू वर्ड मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं।
जनरली तो एक्सोथर्मिक ही होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पर अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर तेरे को एनर्जी खुद से देनी पड़ेगी, तो उस केस में वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, यानी एंडोथर्मिक हो जाती है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, यानी हमेशा पॉजिटिव होती है सर। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। जनरली तो एक्सोथर्मिक होती है, पर अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो पर एंडोथर्मिक हो जाएगी। एक्सोथर्मिक होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी जो जनरली होती है, और अगर एंडोथर्मिक होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। बातें ये अपने भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ये दोनों एक ही बात होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस यहाँ पर साइन का अपना फर्क आता है। और मोर डिटेल में अगर जानना है तो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं, और अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए हो मुझसे या फिर किसी से भी पढ़े हुए तो ये बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। ये बात हमने भी देख ली। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। हालांकि ये जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है इसको भी आप रीड करना, इसका वर्ड टू वर्ड में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आगे बात करते हैं अपन अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर इजली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वही बात है सर, कैटायन आसानी से कब बनेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, यस सर। और एनायन आसानी से कब बनेगा सर, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात कर ली। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बात करते हैं अपन अब देख, ये बात हम पीरियोडिक टेबल में भी देख चुके हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं क्या, यस सर। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना वो तेरे आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाते हैं भाई, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। पर यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है कि दो एक्सेप्शन है भाई तुम्हारे पास। ये जो मैंने पैराग्राफ यहाँ पर लगाया हुआ है ये पीरियोडिक टेबल से उठा के लगाया है, ये इस चैप्टर का नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का नहीं है, पर ये मैंने पीरियोडिक टेबल से यहाँ पर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी खुद बोलती है कि जो लिथियम है और जो बरीलियम है, हालांकि ये भी अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये भी अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पर ये कहीं ना कहीं कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ये अपने कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। एक्सेप्शंस हैं ये अपने एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, यस सर। ये अपने आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं कि नहीं बनाते, यस सर। पर यहाँ पर तेरे दो एक्सेप्शन एनसीईआरटी बोलती है, लिथियम और बेरिलियम की, जो अपने कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। लिथियम और बेरिलियम यहाँ पर क्या है सर, एक्सेप्शन है। हालांकि अगर हम थोड़ा डीप में जाएं, अगर हम थोड़ा डीप में जाएं और अंदर तक गहराई में घुसे तो यहाँ पर तुमको इतना ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, चार बोल, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये ना अपने कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं, ये अपने कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। तो जब मैं बात करूं लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, इनके फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड, ये तो आयोनिक है, ये तो अपने आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। अगर लिथियम का, मैग्नीशियम का या एल्यूमिनियम का फ्लोराइड हो, ऑक्साइड हो या कार्बाइड हो तो वो तो आयोनिक कंपाउंड होगा। पर इसके अलावा कुछ और हो जाए ना, कुछ और कंपाउंड बन रहा हो फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड के अलावा, तो वो अपने क्या होंगे सर, कोवलेंट कंपाउंड होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम का ऑक्साइड, लिथियम का कार्बाइड, ये तो अपने आयोनिक होंगे, पर इसके अलावा लिथियम कोई और कंपाउंड बना देना तो वो अपना कोवलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का फ्लोराइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का कार्बाइड, ये तो सर आयोनिक होगा, पर इसके अलावा कुछ और मैग्नीशियम कंपाउंड बना दे तो वो तेरा कोवलेंट कंपाउंड होगा। वहीं अगर बात करें अपन एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का कार्बाइड, तो ये तो तेरे कहीं ना कहीं आयोनिक कंपाउंड होंगे, पर इसके अलावा सारे क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड होंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड होता है जो आयोनिक होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बेरिलियम का कार्बाइड बना दिया, ये अपना आयोनिक कंपाउंड है। पर बेरिलियम का कार्बाइड के अलावा कुछ और कंपाउंड बन जाए ना तो वो अपना कोवलेंट कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर तुमको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये जो अपना एल्यूमिनियम है ये अपना पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पर यहाँ पर तुमको देखने को मिल रहा है कि एल्यूमिनियम तुम्हारे आयोनिक कंपाउंड भी बना रहा है। ये देख, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का कार्बाइड, ये तेरे आयोनिक होते हैं। ठीक है,
तो ये तुम्हारा कुछ एक्सेप्शंस हैं जो तुम्हारे नीट में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुमको सारा पूरा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड से क्वेश्चंस वो मैंने तुमको यहाँ पर क्लियर करा दिया, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी बोलती है कि लिथियम और जो तुम्हारा बरेलियम होता है वो अपने एक्सेप्शन से वो अपने कोवेलेंट कंपाउंड भी बना लेते हैं, वो अपने कोवेलेंट कंपाउंड भी बना लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। जैसे मैं बात करूं आयोनिक कंपाउंड की, तो ये जो अपना है NaCl, क्या ये अपना आयोनिक कंपाउंड है? यस सर। आयोनिक कंपाउंड मतलब जहां पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में तेरा आयोनिक बॉन्ड होगा, जहां पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में तेरा आयोनिक बॉन्ड होगा। यस सर। तो कॉमन सेंस की बात है, हमने देखा था कि जो कैटायन हो रहा था, जो कैटायन बन रहा था वो अपना मेटल से डिराइव हो रहा था, और जो एनायन बन रहा था वो तेरा नॉन मेटल से डिराइव हो रहा था। जैसे हमने देखा कि Na प्लस जो तेरा कैटायन है वो तेरा सोडियम मेटल से डिराइव हुआ। यस सर। जो तेरा एनायन है Cl माइनस आयन वो तेरा क्लोरीन जो नॉन मेटल है वहां से डिराइव हुआ। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि जब हम आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं जैसे कि NaCl, तो यहाँ पर मेटल जो होता है, सॉरी जो कैटायन होता है वो तेरा मेटल से डिराइव होता है, और जो तेरा एनायन बनेगा वो तेरा नॉन मेटल से डिराइव होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, ये बात यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। पर यहाँ पर एनसीईआरटी एक एक्सेप्शन के बारे में बताती है, यहाँ पर देख लिखा हुआ है एक्सेप्शन NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। अब देख भाई खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है यानी ये कैटायन है, और कैटायन है तो जितना हम जानते हैं कि कैटायन है तो कहीं ना कहीं कहाँ से डिराइव हुआ होगा सर? मेटल से डिराइव हुआ होगा। भाई नाइट्रोजन भी तेरा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी तेरा नॉन मेटल है, तो ये क्या हो गया? अपना एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो ये मेटल से डिराइव हो ही नहीं रहा, मेटल से डिराइव हो ही नहीं रहा, ठीक है। ये तो नॉन मेटल से डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो तुमको ध्यान रखना है एमोनियम आयन एक अपना कैटायन है, और कैटायन है तो मेटल से डिराइव होना चाहिए था, पर ये अपना नॉन मेटल से डिराइव हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। बाकी आगे बात करते हैं, ये तुम आप पढ़ लेना, इसको तुम आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आगे बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने NaCl, ठीक है। NaCl अपना क्या है? सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट, ठीक है। तो ये अपना NaCl है। ये बात मुझे पता लग गया क्या कि सर NaCl में Na और Cl के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, तो क्या NaCl अपना आयोनिक कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? यस सर। यहाँ पर मैं लिख दूं क्या कि ये अपना आयोनिक कंपाउंड है? यस सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि Na प्लस और Cl माइनस आयन के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड बन रहा था, जब वो NaCl बन गया तो वो सॉलिड बन जाता था, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर मैंने लिख दूं क्या कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं? यस सर। फिर मैं बात करूं कि NaCl की बात करूं, तो यहाँ पर जो कैटायन बनेगा Na पॉजिटिव वो क्या मेटल से डिराइव हुआ? मैंने लिख दिया। वो एनायन जो होता है वो तेरा नॉन मेटल से डिराइव हुआ, मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर अपन बात करें जो ये अपना NaCl होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एनसीईआरटी में तो खुद से देख ले, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर यानी NaCl स्ट्रक्चर, ये तेरे को 3D में दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक है। तो ये तो अपना 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो कैटायन होता है, जैसे मैं बात करूं Na पॉजिटिव, और जो एनायन होता है जैसे मैं बात करूं Cl माइनस आयन, तो यहाँ पर एक ही खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, एक ही खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एनसीईआरटी बोलती है कि हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, इसको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स, ये जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पर तुम जानते हो कूलम्बिक फोर्स आती है, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम चिल्ला चिल्ला के तब से बोल रहे हैं, एनसीईआरटी उसको कूलम्बिक फोर्स भी बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तेरा कैटायन और एनायन के बीच में कौन सी फोर्स लगने वाली है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कूलम्बिक फोर्स लगने वाली है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि जो आपको रटनी पड़ी, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ अपने को कंसेप्चुअली लेकर चलना है, क्योंकि जितना कंसेप्चुअली, जितने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, जितना देसी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, और हर वर्ड एनसीईआरटी का आपको बिल्कुल हिंदी में समझ में आता होगा, आपको उसके पीछे का मतलब पता होगा, तो उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं होने वाली। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये इन्होंने 3D स्ट्रक्चर बना रखा है किसका? NaCl स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, दीज कंपाउंड्स यानी आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स की बात चल रही है, ठीक है। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइज करते हैं, यस सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाते हैं, यस सर, इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ आयन,
देयर पैकिंग अरेंजमेंट एंड अदर फैक्टर। ये हम कहाँ पढ़ते थे पता, एक चैप्टर हुआ करता था फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि अब डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी से, उसका नाम था सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम ये पढ़ा करते थे, तो अब तो सॉलिड स्टेट डिलीट हो गया, तो ये क्वेश्चन नहीं तुम्हारा पूछा जाएगा। फिलहाल तुमको इतना ही ध्यान रखना है जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो पैराग्राफ था एनसीईआरटी का, इसको रीड कर लेना। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि जो जो इजी है वो यहाँ पर अटैच कर दे रहा हूँ एनसीईआरटी का। भाई एनसीईआरटी अगर तुम खोल के देखोगे तो सारा हर चीज जो नीचे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, डायग्राम बने हुए हैं, कुछ टेबल बनी हुई है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको अटैच करके दे रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये पीडीएफ आपने पढ़ ली ना, क्योंकि इसी में से सारा एनसीईआरटी का कवर कर रखा है। हर एनसीईआरटी का पेज यहाँ पर अटैच कर रखा है, कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है, हर वर्ड यहाँ पर कवर हो रखा है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आगे बात करते हैं अपन। अब यहाँ पर अपन कैलकुलेशन देखते हैं और एक जादू देखते हैं भाई साहब। एक सीन हो गया यहाँ पर, एक सीन हो गया, ध्यान से देख। ये बात आपको पता है कि एनर्जी अगर हमको देनी पड़ेगी, एनर्जी अगर रिक्वायर होगी तो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं एनर्जी को। एनर्जी अगर रिलीज हो रही होगी तो उस एनर्जी को अपन नेगेटिव वैल्यू से शो करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी अगर रिलीज होगी तो नेगेटिव, एनर्जी अगर रिक्वायर्ड होगी तो पॉजिटिव, ठीक है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो कैटायन आसानी से कब बनेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या चाहिए। कैटायन आसानी से कैसे बनेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए। और एनायन आसानी से कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो कैटायन बनता कब है, कैटायन बनता कब है, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिख दिया, ठीक है। और एनायन कैसे बनेगा, जब क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन गेन होगा, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा तभी तो वो Cl- आयन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है इसकी, पॉजिटिव आती है। वैल्यू क्या आती है सर, पॉजिटिव आती है। कैसे, देख ये अपना कैटायन बना, ठीक है, कैटायन बना। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, देख प्लस 495.8 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर तेरा एनायन बना, एनायन बना मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव होती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगी, 348.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा ना, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो तुम्हारे पास आ रहा है 147.1 किलो जूल पर मोल, यानी पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। तभी तो मैंने लिख दिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जैसे तेरा NaCl बन रहा है ना, ऐसे तेरा NaCl बन रहा है, तो वहां पर कुल मिला के अगर तू ओवरऑल देखे ना तो एनर्जी तेरी पॉजिटिव आएगी, यानी जो लैटिस एनर्जी आएगी वो तेरी पॉजिटिव आएगी। मतलब एनर्जी तेरे को देनी पड़ेगी, एनर्जी तेरे को देनी पड़ेगी। पॉजिटिव का मतलब तो यही होता है कि रिक्वायर्ड एनर्जी तेरे को देनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल तेरा पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, ठीक है। प्लस 147.1 किलो जूल पर मोल। पर ऊपर ध्यान से देख यार, ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था कि ये जो लैटिस एनर्जी है ये तो रिलीज हो रही है भाई साहब, ये तो रिलीज हो रही है, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए थी। पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एक्सपेरिमेंटली, वहां पर तो भाई पॉजिटिव आ रही है, वहां पर तो पॉजिटिव आ रही है सीन। तो ये क्या लोचा हो गया, ये क्या लोचा हो गया। तो यहां पर देख मैंने लिखा हुआ है, सो यहां से लग रहा है कि NaCl लैटिस फॉर्मेशन के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि प्लस 147 लिखा हुआ है, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है। पर हमको पता है सर एनर्जी तो रिलीज होती है ना, पीछे हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो एनर्जी तो रिलीज होती है ना। तो यहाँ पर लग रहा है देखने से कि एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ रही है। बट इन एक्चुअल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl लैटिस एनर्जी रिलीज ही होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है सर, -788 किलो जूल पर मोल। NaCl जब बन रहा है तो एनर्जी रिलीज ही होती है, एनर्जी रिलीज ही होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो आंसर माइनस में आना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -788 किलो जूल पर मोल आ रहा है। ये कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा, एनसीईआरटी को डिकोड करके पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में ये सब आपको दे रखा है, आगे मैंने आपको चिपका रखा होगा, ये अटैच करा के दे रखा है, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। कोई भी चीज मैं अपने से खुद से आपको पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। हालांकि ये चीज आपको इनकी वैल्यू याद नहीं करनी, इनकी वैल्यू याद नहीं करनी, बस ये कहानी आपको समझनी है, ये कहानी आपको समझनी है कि देख इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो करेगा तो लैटिस एनर्जी आएगी, वो तेरा आ तो पॉजिटिव रहा है, पर तेरे को पता है भाई वहां पर तो एनर्जी रिलीज होगी जब तेरा NaCl बनेगा, और आना तेरा मतलब नेगेटिव चाहिए था, ठीक है। तो होता एक्चुअली में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, तो लैटिस एनर्जी तेरी क्या होनी चाहिए, रिलीज होती है वो तेरी।
तो वो पॉजिटिव नहीं आएगी, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव वैल्यू हम लिखते हैं। ठीक है, पर हमने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटली देखा, यहाँ पर तेरा पॉजिटिव आ रहा था। ये तेरे को वैल्यू याद नहीं करनी, बस तेरे को ये जो सीन है, ये जो खेल है, ये जो तेरा कहानी की तरह समझना है इसको, कि क्या क्या चल रहा है, कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव। ठीक है, और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से समझ में आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया था एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, क्या ये अच्छी बात है क्या? यस सर, अच्छी बात है। मतलब आगे जो बन रहा है वो अच्छा चीज बन रहा है। मतलब NaCl जो बना, वहां पर अच्छा बॉन्ड बना हुआ है बीच में, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, मतलब NaCl है, अच्छा बन चुका है। तो एनर्जी रिलीज होगी कि लगानी पड़ेगी हमको? भाई लगानी तब पड़ती है जब हम जबरदस्ती कोई चीज काम करा रहे होंगे। यहाँ पर तो अच्छी चीज बन रही है ना, एक स्टेबल चीज बन रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होगी, तो लैटिस एनर्जी बोलते हैं अपन उसको। और आंसर तेरा नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होती है तो नेगेटिव ही तो लिखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और जो Cl माइनस आयन है वो खुद चाहते हैं, क्योंकि एक ही खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, एक ही खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। वो खुद चाहते हैं कि हम क्या बन जाएं सर, NaCl बन जाए। तो कॉमन सेंस की बात है कि एनर्जी यहाँ पर रिलीज ही होने वाली है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। एनर्जी रिलीज होगी मतलब लैटिस एनर्जी होगी जो रिलीज, वो नेगेटिव ही तो आएगी, क्योंकि जब रिलीज होती है उसको अपन नेगेटिव वैल्यू से शो करते हैं। पर एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा कि यहाँ पर तेरा पॉजिटिव आ रहा था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। और ना आपको ये जब कोचिंग में पढ़ोगे तो पढ़ाया नहीं जाएगा, ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती यार। ठीक है, पर यहाँ पर एनसीईआरटी का हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो 3-4 साल से आप देख रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही उठा के पूछा जाने वाला है। आपको पता भी नहीं है कि कौन सी लाइन आपकी नीट में पूछी जाए एनसीईआरटी से उठा के। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वही लाइन आपके एनसीईआरटी में पेपर में चिपक जाए ना, तो उस दिन मतलब चौंकना मत, क्योंकि यही होने वाला है। आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पकड़ना है और बिल्कुल अच्छे से समझना है, हिंदी में समझना है, देसी भाषा में समझना है, सिंप्लीफाइड तरीके से समझना है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी क्वेश्चन आपको फंसाने वाला नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। अब तो खुद से एक बात सोच, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। अभी हमने देखा कि NaCl बन रहा था, और NaCl जब बना तो एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज हुई कितनी हुई सर, 788 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन तो बस इतना बता रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी तेरी कितनी रिलीज हो गई सर, 788 किलो जूल पर मोल रिलीज हो गई। तो अगर मैं मान लो सिस्टम हूं और सारी एनर्जी मेरी लॉस हो गई लैटिस एनर्जी की फॉर्म में, तो जो सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई ना, क्योंकि सारी एनर्जी तो लॉस हो गई, सारी एनर्जी तो रिलीज हो गई। तो जो सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और अगर सिस्टम की जो एनर्जी होती है ना वो कम होती है ना, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सिस्टम की एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू सिस्टम की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मैं अगर सिस्टम हूं, मेरी एनर्जी कम हो गई, तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है कि अगर सिस्टम की एनर्जी कम तो मोर स्टेबल सिस्टम। तो तुम यहां पर ऐसा भी तो बोल सकते हो कि जितना एनर्जी का रिलीज ज्यादा हुआ, मतलब लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना, उतनी ज्यादा तुम्हारी यहाँ पर क्या होने वाली है सर, स्टेबिलिटी होने वाली है। क्योंकि लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी, एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज होगी, तभी तो अपना सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और सिस्टम की एनर्जी कम मतलब मोर स्टेबल सिस्टम। तो ऐसा भी तो बोल सकते हो, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो अपनी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। अब आगे देखो, आगे मैंने लिखा हुआ है सर NaCl बना क्या, यस सर NaCl बन गया। तो क्या NaCl बनने में सिर्फ ऑक्टेट रूल लगा क्या, जो हम पिछला लेक्चर देखे थे वहां पर ऑक्टेट रूल के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर NaCl जो बना है वहां पर सिर्फ ऑक्टेट रूल लगा क्या, नहीं सर। क्या यहाँ पर लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट भी आ गया क्या, यस सर, यहाँ पर लैटिस एनर्जी का खेल चल रहा है। ठीक है, ठीक है, इसलिए ही हमने जो ऑक्टेट रूल पढ़ा था उसकी कुछ लिमिटेशंस भी देखी थी। तभी तो ऑक्टेट रूल की कुछ कमियां थी, ऑक्टेट रूल को इंप्रूव करने की जरूरत थी। ऑक्टेट रूल के अलावा भी बहुत चीजें यहाँ पर यूज में आती हैं, तभी तो आगे अपन और नई नई थ्योरी पढ़ रहे हैं। और आगे जाके अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरी अभी और पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं अपन। ये सब बातें मैंने आपको बता दी, इसकी रीडिंग आप कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर आपको शो कर रखा है, दस द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय its enthalpy of lattice formation and not simply by achieving octet of electrons around the ionic species in gaseous state। वही बात है जो बात मैंने यहाँ पर पढ़ाई। क्या सिर्फ ऑक्टेट रूल लगा क्या, नहीं सर। क्या लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट भी आया क्या स्टेबिलिटी के लिए, यस सर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देख,
हालांकि आपको अभी तक समझ में आ चुका है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। सर Na पॉजिटिव है, यस सर। Cl माइनस आयन है, यस सर। ये बीच में आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, NaCl बन गया। तो यहाँ पर जब NaCl बनेगा ना तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को मैं क्या बोलने वाला हूँ सर, लैटिस एनर्जी बोलने वाला हूँ। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है सर, रिलीज होती है। तो ये वैल्यू कितनी होती है, माइनस में आती है। कितनी, 788 किलो जूल पर मोल NaCl के केस में। ठीक है, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तुम सोचो Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयन मिल रहे हैं तो एक मोल तेरा NaCl बन रहा है। तो तुम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हो कि अगर एक मोल NaCl टूटेगा, एक मोल अगर NaCl टूटेगा तो यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस आयन बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर तेरी एनर्जी रिलीज हो रही थी तो अब तूने उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर तूने एनर्जी तेरे को देनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर तेरे को, ये तेरे पास स्टेबल चीज है, स्टेबल चीज को अगर तू तोड़ना चाहता है भाई, तो अच्छी चीज को तू अगर तोड़ना चाहता है तो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। तो अगर तू अच्छी चीज को, मतलब किसी स्टेबल चीज को, NaCl स्टेबल बन चुका है, उसको तू अगर तोड़ना चाहता है तो एनर्जी तो तेरे को खुद से देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो या तो तुम इस तरीके से देखो या तो तुम इस तरीके से देखो। तो मैं तुमको इस तरीके से बताना चाहता हूं कि इस तरीके से तुम ध्यान रखना कि Na प्लस और Cl माइनस आयन है, ठीक है, उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो वो स्टेबल कंपाउंड अपना NaCl बन जाएगा। तो अच्छी चीज बनी है, यानी स्टेबल कंपाउंड बना है, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, उसी एनर्जी को अपन लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफिनेशन थी किसकी, लैटिस एनर्जी की। तो तुम कोई सा भी ध्यान रख सकते हो, तुमको बातें समझ में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, इसकी रीडिंग आप कर लेना। अब देख, अपोजिट चार्ज होता है, तो अपोजिट चार्ज होता है तो क्या होता है सर, अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया अट्रैक्शन। अगर सेम चार्जेस होते हैं और सेम चार्जेस होते हैं तो क्या होता है सर, रिपल्सन होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया रिपल्सन। ठीक है, ये बातें आपको आगे लिखी हुई दिख जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, द सॉलिड क्रिस्टल बीइंग थ्री डायमेंशनल इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट लैटिस इंथैल्पी डायरेक्टली। ये बात ध्यान रखना कि जो अपना ये जो NaCl क्रिस्टल होता है ना, यानी जो अपना आयोनिक कंपाउंड होता है, ये क्या होता है अपना 3D होता है। ये मैंने आपको ऊपर दिखाया था, एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ था 3D स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो यहाँ पर ना जो अपनी लैटिस इंथैल्पी है उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। जो लैटिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ कि -788 किलो जूल पर मोल निकल रही है NaCl के केस में, तो वो जो है ना लैटिस एनर्जी, वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, वही बात यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। बाकी आप आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर देख, ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, क्वेश्चन हमसे कहाँ से पूछा जाता है, तो मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें ये पूछा जाएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। यहाँ पर हम देखते हैं लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स तुम्हारे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला फैक्टर आता है अपना साइज ऑफ कैटायन या फिर साइज ऑफ एनायन। ठीक है, तो पहला फैक्टर अपना साइज आता है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर आता है अपना चार्ज, तो चार्ज ऑन कैटायन या फिर चार्ज ऑन एनायन, तो दूसरा फैक्टर अपना चार्ज का आता है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी का रिलेशन देख लेते हैं साइज और चार्ज के साथ क्या है। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन अपॉन साइज ऑफ आयन। ठीक है, मतलब लैटिस एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड किसके साथ है, चार्ज के साथ, और इनवर्सली रिलेटेड किसके साथ है, साइज के साथ। तुम इतना ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। ठीक है, पर पहली प्रायोरिटी हमको किसको रखनी है, चार्ज को रखनी है। पहला जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो चार्ज के हिसाब से सॉल्व करेंगे, कि जिसमें चार्ज ज्यादा उसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो अगर चार्ज सेम हो जाए, चार्ज अगर सेम हो जाए तब हम आएंगे किस पे, साइज में। जिसका साइज छोटा उसका लैटिस एनर्जी बड़ा, क्योंकि लैटिस एनर्जी और साइज का इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो NaCl MgCl2 AlCl3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैटिस एनर्जी की सीक्वेंस लगा दो, लैटिस एनर्जी की सीक्वेंस लगा दो। अब ध्यान से देख, तो Na की खोपड़ी में क्या चार्ज आएगा सर, Na प्लस। Mg की खोपड़ी में क्या चार्ज आएगा सर, Mg+2। और Al की खोपड़ी में क्या चार्ज आएगा, Al+3। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि सर चार्ज बढ़ रहा है कैटायन में। तो भाई चार्ज अगर कैटायन में बढ़ेगा और चार्ज बढ़ेगा तो तुमको पता है लैटिस एनर्जी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, यस सर, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी अपन चार्ज को ही देते हैं। ठीक है, साइज में तो अपन तब आते हैं जब चार्ज अपना सेम हो जाए, चार्ज अपना सेम हो जाए तब हम साइज से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखें अपन। अब देख, एक अपना Na है तो Na पॉजिटिव,
और एक अपना के है तो के पॉजिटिव। अब देख दोनों के ऊपर चार्ज सेम हो गया, अब हमको साइज पे आना पड़ेगा। अब हम साइज से सॉल्व करेंगे तो देख साइज छोटा किसका है, हमको पता है ग्रुप में नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो ली ना की, तो पोटेशियम जो है नीचे आएगा, पोटेशियम नीचे ग्रुप में मतलब उसका साइज बड़ा, उसका साइज बड़ा मतलब उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया यूं, ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ एन आयन। मैं बात करता हूं आपको, आगे बात करते हैं अपन। अब यहां पर लिखा हुआ है के एफ के सी एल के बी आर के आई, ठीक है। अब देख जो इसका कैटायन है, कैटायन तो सब में कॉमन है, मतलब हमको एनायन से खेलना है, एनायन चेंज हो रहा है और एनायन में भी सब में सेम चार्ज है। देख एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस, चार्ज सेम हो गया। अब हमको आना पड़ेगा सर साइज में, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा ना उसका लैटिस एनर्जी सबसे छोटा होगा। हमको पता है ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मतलब इसका साइज सबसे बड़ा है, मतलब इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब मैंने इसको ऐसे सीक्वेंस में रख दिया। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी की सीक्वेंस आ गई। तो कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये लैटिस एनर्जी की सीक्वेंस यहाँ पर लगानी आ रही होगी। पहले हमको कोशिश करनी है कि आंसर हम कहाँ से करें, चार्ज से करें, कि जिसका चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। पर अगर चार्ज सेम हो जाए ना आयन पे, तब हमको आना है किस पे, साइज पे। तो साइज के इनवर्सली रिलेटेड होता है लैटिस एनर्जी। तो साइज अगर छोटा होगा आयन का तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आगे बात करते हैं अपन, यहाँ पर Na2S और AMgCl2, ठीक है। तो सोडियम अपना फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो मैंने लिख दिया Na प्लस, और Mg अपना सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, मैंने लिख दिया Mg+2, ठीक है। तो हमको दिख रहा है सर चार्ज ज्यादा तो कहीं ना कहीं लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी की सीक्वेंस ये होगी अपनी, ठीक है। मतलब MgCl2 में ज्यादा होगा, Na2S में कम होगा। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, ठीक है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, सारे अपने सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, सबकी खोपड़ी में +2 चार्ज लगा दिया मैंने, ठीक है। अब चार्ज तो सेम है, चार्ज तो सेम है सर। तो यहाँ पर बात आएगी साइज की, तो साइज जिसका सबसे बड़ा उसका लैटिस एनर्जी सबसे कम, सबसे बड़ा साइज किसका है, इसका है, तो लैटिस एनर्जी इसकी सबसे कम होगी। तो लैटिस एनर्जी की सीक्वेंस ऐसी आनी चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से 2-2 सेकंड में ये हो जाएगा। कोई आपको दिमाग नहीं लगाना, कोई आपको रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगने वाली। अब अपना अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो हमको ये बात पता लग गई सर लैटिस एनर्जी को डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी को हमको कैसे कैलकुलेट करना है, बाय द यूज ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉर्न हेबर साइकिल। तो ये बात ध्यान रखना, बॉर्न हेबर साइकिल इज बेस्ड ऑन हैश लॉ, ठीक है। तो हैश लॉ क्या होता है, अब देख तुम्हारे पास ए है और ए से तुमको बी बनाना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो प्रोसेस है, यहाँ पर तुम प्रोसेस 1 फॉलो करो या फिर तुम प्रोसेस 2 फॉलो करो। प्रोसेस 2 थोड़ी लंबी है, पहले ए से बी बनेगा, सॉरी ए से पहले सी बन रहा है, फिर डी बन रहा है, फिर ई बन रहा है, तब जाके बी बन रहा है। प्रोसेस 2 थोड़ी लंबी है, परंतु फाइनल प्रोडक्ट तो तुम्हारा बी ही बन रहा है, ठीक है। तो चाहे तुम प्रोसेस 1 को फॉलो करो या प्रोसेस 2 को फॉलो करो, प्रोडक्ट तुम्हारा दोनों में बी ही बन रहा है। तो हैश लॉ बोलता है कि दोनों प्रोसेस में तुम्हारी एनर्जी चेंज सेम ही आएगी, दोनों प्रोसेस में तुम्हारी एनर्जी चेंज क्या आएगी सर, सेम ही आएगी। तो ये था तुम्हारा हैश लॉ, और हैश लॉ पे कौन बेस्ड है, अपना बॉर्न हेबर साइकिल। और बॉर्न हेबर साइकिल से ही हम लैटिस एनर्जी निकाल पाते हैं, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते लैटिस एनर्जी को। लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए कौन सी साइकिल यूज करेंगे, बॉर्न हेबर साइकिल। और बॉर्न हेबर साइकिल किस पे आधारित है, अपना हैश लॉ पे, ठीक है। और हैश लॉ क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कॉमन एग्जांपल लेके NaCl का आपको बॉर्न हेबर साइकिल इसकी समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक तो प्रोसेस 1 है कि डायरेक्टली NaCl बना दो। तो सोडियम सॉलिड स्टेट में मैंने लिया, यस सर। क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया, तो यहाँ पर मुझे 1/2 लिखना पड़ेगा, मोल लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तभी तो तेरा NaCl बनेगा भाई। तो ये तेरा NaCl सॉलिड बन चुका है, ठीक है। तो इसकी मेरे को क्लोरीन मॉलिक्यूल के 1/2 यानी हाफ मोल लेने पड़े। तो ये तो प्रोसेस 1 था, इसमें तुम्हारा NaCl बन चुका है। और दूसरा प्रोसेस क्या है अपना, दूसरा प्रोसेस ये है कि पहले जो ये तेरा सोडियम है ना सॉलिड स्टेट में, इसको तू पहले गैसियस स्टेट में कर, ठीक है। अब तेरे पास सोडियम गैसियस स्टेट में आ चुका है, आइसोलेटेड भी है, तो तेरे को मेटल है ना ये, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। तो इसमें से तू अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये तेरा बन जाएगा सर कैटायन बन जाएगा।
ये बात हमने ऑलरेडी देखी हुई है। सिमिलरली यहाँ पर अगर तू बात करे तो पहले जो Cl2 मॉलिक्यूल है उसको तू क्या कर, क्लोरीन में कन्वर्ट कर उसके एक एटम में, ठीक है। फिर तूने क्या करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि ये अपना नॉन मेटल है और नॉन मेटल में हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तेरा क्या बन जाएगा सर, एनायन बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मिला के क्या बना देंगे अपना NaCl सॉलिड बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको बोलते हैं अपन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो तूने डायरेक्टली प्रोसेस वन से बनाया, ठीक है। अब देख इसको बोलते हैं अपन इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देख पहले सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड से फिर अपना लिक्विड स्टेट बनता है और लिक्विड से अपना गैसेज स्टेट बनता है। पर अगर सॉलिड से सीधा गैसेज स्टेट बन जाए ना, इसको बोलते हैं अपन सब्लिमेशन, ठीक है। और ये नीट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिड स्टेट से सीधा डायरेक्टली अगर गैसेज स्टेट बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आंसर आया था सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सॉलिड था सोडियम, उसको सीधा मैंने गैसेज में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी लगेगी सर, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूं, तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर क्या लगने वाला है सर, आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगने वाला है, ठीक है। फिर अगर बात करें यहाँ पर देख Cl2 था, अब मैंने उसका कहीं ना कहीं क्या कर दिया, Cl कर दिया, मतलब यहाँ पर मैंने बॉन्ड तोड़ दिया। पहले ये ऐसे रहा होगा ना Cl2, अब मैंने सिर्फ ये रख दिया, मतलब इसका ये बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी आएगी सर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। तो मैंने लिख दिया 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बाकी फिर क्लोरीन गैस बन चुका है, अब मेरे को इसको एनायन में कन्वर्ट किया, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन का एडिशन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। अब कैटायन बन चुका है Na पॉजिटिव, एनायन बन चुका है Cl माइनस आयन, तो यहाँ पर ये NaCl बनाएंगे तो वहां पर एनर्जी रिलीज होने वाली है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो ये आ गई तेरी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी तो हैश लॉ के अकॉर्डिंग, हैश लॉ के अकॉर्डिंग कि जो तेरी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी ना, वो किसके बराबर होगी सर, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल दे, प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोल दे, प्लस 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दे, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल दे, प्लस लैटिस एनर्जी बोल दे। क्योंकि तेरे को पता है ना, एनर्जी चेंज दोनों ही प्रोसेस में तेरा सेम आने वाला है, चाहे तुम डायरेक्टली बना दो चाहे तुम लंबा रास्ता चुन लो, तो एनर्जी चेंज तुम्हारा दोनों ही प्रोसेस में तुम्हारा सेम आने वाला है, बस तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। वही तो हैश लॉ बोलता है, और हैश लॉ पे अपना कौन बेस्ड है, बॉर्न हेबर साइकिल, और बॉर्न हेबर साइकिल हमको लैटिस एनर्जी निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जो अपने आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। कॉमन सेंस की बात है यार, देख आयोनिक कंपाउंड है मतलब वहां पर आयोनिक बॉन्ड बना होगा, मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी होगी, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट तो होगी सही। दूसरी बात है, ये हार्ड तो होते हैं पर ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब नाजुक, आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात होती है कि ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पर जो ये होते हैं ना इंसुलेटर, ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, पर अगर ये मॉल्टन और एक्वस स्टेट में होंगे ना आयोनिक कंपाउंड, तो वहां पर ये कंडक्टर बन जाएंगे, ये कंडक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडक्टर बन जाते हैं मॉल्टन और एक्वस स्टेट में, पर अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये इंसुलेटर होंगे, कौन, आयोनिक कंपाउंड्स। और चौथी बात है कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, वहां पर हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखी थी, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब स्पेस आइसोमेरिज्म, ठीक है, 3D में होता है ये सीन। तो ये अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि देख ये अपना NaCl है, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो सिंगल डायरेक्शन में तो नहीं लगेगी, वो सब डायरेक्शन में लगती है। तो ये जो अपने आयोनिक बॉन्ड होते हैं ना, ये अपने नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्पेस आइसोमेरिज्म यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते। बस तुम इतना ध्यान रखना, जो अपने आयोनिक बॉन्ड होते हैं ना वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और स्पेस आइसोमेरिज्म यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, इतना बस तुम ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वाई आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड्स अपने नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं। आयोनिक बॉन्ड अपने नॉन डायरेक्शनल इसलिए होते हैं क्योंकि देख कैटायन और एनायन है, उनके बीच में अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो सिंगल डायरेक्शन में थोड़ी लगता, वो तो हर डायरेक्शन में लगता है यार। इसलिए यहाँ पर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती आयोनिक बॉन्ड के केस में, ठीक है। इसलिए ये अपने क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है।
बाकी जो अपने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो अपने क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि वहां पर अगर फिक्स अपना एक स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, फिक्स एक बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या होते हैं, अपने डायरेक्शनल होते हैं। कौन से? कोवलेंट बॉन्ड। पर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड ध्यान रखना नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। रीजन क्या है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में काम करता है, वो किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं लगता, इसलिए अपने आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं सर, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल हो जाएंगे तो वो स्पेस आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेंगे। तो वही क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 70। एन आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ द बॉन्ड। क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहाँ पर एक अलग सा टॉपिक आता है, उसका नाम है सर आइसोमॉर्फिज्म। तो ये मैंने लिख दिया सर आइसोमॉर्फिज्म। तो दो कंपाउंड तुमको पूछा जाएगा कि ये दो कंपाउंड, जैसे यहाँ पर ये दो कंपाउंड है, क्या ये अपने आइसोमॉर्फस है या नहीं है? ये दो कंपाउंड है, क्या ये दो कंपाउंड आइसोमॉर्फस है या नहीं है? ठीक है, तो कब हम बोलेंगे कि कब ये आइसोमॉर्फस होंगे और कब आइसोमॉर्फस नहीं होंगे? तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन आती है कि यहाँ पर आयंस ना दोनों में सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ आयंस होने चाहिए, ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कि दोनों कंपाउंड में जो कैटायंस होंगे ना, उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर उनका लगभग साइज क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, लगभग साइज उनका आसपास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर का साइज हो जाए, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन आपका ये है। और तीसरी कंडीशन ये क्या है कि जो दोनों कंपाउंड्स हैं उसमें जो एनायंस होंगे ना, तो एनायंस में दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एंड या फिर शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है, और ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी तब जाके मैं बोलूंगा सर कि ये दोनों अपने आइसोमॉर्फस हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया NaF एंड MgO, ठीक है, यहाँ पर कैटायन अपना सोडियम है, यहाँ पर कैटायन अपना मैग्नीशियम है, तो इधर भी एक कैटायन सोडियम, उधर भी एक कैटायन मैग्नीशियम, तो कैटायन तो दोनों जगह बराबर है। एनायन की बात करूं, यहाँ पर भी सिर्फ एक एनायन है, कौन, फ्लोरीन, और यहाँ पर भी तेरा सिर्फ एक एनायन है, कौन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस तो सेम हो गए। तो जो पहली कंडीशन थी वो तो सही हो गई सर कि आयंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ आयंस होने चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है। पर जैसे यहां पर मैंने इसका एग्जांपल लिया, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रूफ करो कि ये दोनों क्या है सर, नॉट आइसोमॉर्फस हैं। अब देख, यहाँ पर कैटायन तुम्हारे कितने हैं सर, दो हैं, सोडियम कैटायन है और वो दो है। यहाँ पर तुम्हारा कैटायन मैग्नीशियम है और वो सिर्फ एक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये अपने क्या है सर, नॉट आइसोमॉर्फस हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देख, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमॉर्फस विद अदर। मतलब तीन तो आइसोमॉर्फस है सर, पर एक आइसोमॉर्फस नहीं है। कॉमन सेंस की बात सोचते हैं कि यहाँ पर जो कैटायन है सर सिर्फ एक है, यहाँ पर कैटायन सर सिर्फ एक है, यहाँ पर कैटायन सर सिर्फ एक है, यहाँ पर दो कैटायन हो गए सर, दो कैटायन हो गए, कैटायन तो बराबर होने चाहिए सर, कैटायन तो बराबर होने चाहिए थे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, वाशिंग सोडा, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ कैटायंस होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एनायंस होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बात करें कि ये अपने क्या है सर, आइसोमॉर्फस है। तुम कंडीशंस फुलफिल करके देख लेना, तीनों कंडीशन तुमको फुलफिल होती हुई दिख जाएंगी। तो ये भी अपने क्या है सर, आइसोमॉर्फस है, ठीक है। ये अपना आइसोमॉर्फस नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब आता है अपना एलम। एलम क्या होता है सर, डबल साल्ट होता है इन हाइड्रेटेड फॉर्म। डबल साल्ट यानी देख, यहाँ पर पोटेशियम का और एल्यूमिनियम का सल्फेट है, दो हो गए ना, एक तो पोटेशियम का और एक एल्यूमिनियम का, पोटेशियम का सल्फेट और एल्यूमिनियम का सल्फेट, और साथ ही साथ यहाँ पर पानी भी लगा हुआ है पीछे से। तो पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट डॉट 24H2O, इसको बोलते हैं अपन पोटेस एलम, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं पोटेशियम एंड क्रोमियम का सल्फेट डॉट 24H2O होगा, तो इसको मैं बोलूंगा क्रोम एलम, ठीक है, क्रोम एलम। बस तुम एक बात ध्यान रखना, एलम चाहे कोई से भी हो ना, कितने भी कोई सा भी टाइप का एलम हो, वो हमेशा की हमेशा क्या होता है सर, आइसोमॉर्फस ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस। बाकी आइसोमॉर्फस
ये मैंने 3 कंडीशन आपको बता दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। हालांकि ये पार्ट आपका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था पीवाईक्यू में, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। हालांकि जेईई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये पार्ट आपको करना जरूरी है। और मैं आपको हर पार्ट करा रहा हूं जहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपका सिर्फ एनसीईआरटी में फिक्स नहीं रह रहा हूँ, एनसीईआरटी का तो वर्ल्ड टू वर्ल्ड अपन कवर कर ही रहे हैं, बाकी उससे अपन एक लेवल ऊपर भी जा रहे हैं। एनसीईआरटी से बाहर से भी अगर किसी कंसेप्ट से कभी क्वेश्चन पूछा गया हो ना, तो उस कंसेप्ट को भी हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं और हर कंसेप्ट को यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में निपटा के हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको आसानी से लेक्चर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको आज के लेक्चर के रिगार्डिंग नहीं रही होगी। हालांकि फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तू रख बस जिंदा तेरा ख्वाब, आगे बढ़ रख भीतर आग, ये दुनिया ताने देगी बहुत बे, तू चल उड़ बंदिशों के पार।